अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। बेटे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपका इंग्लिश का पेपर क्या किस तरह से होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के पेपर का पैटर्न कैसा होगा। ठीक है, हमने पैटर्न पे उस दिन बात की थी। आपको मैंने बताया था कि दो पेपर हमारे होंगे, एक होगा ऑब्जेक्टिव टाइप और एक हमारे पास होगा सब्जेक्टिव टाइप। मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, टोटल टाइम कितना आपको अलाउ किया जाएगा, सारा हमने उस दिन मैंने आपको डिटेल में बेटे बताया। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि आपके इंग्लिश के पेपर की स्कीम क्या है, पेपर कहाँ कहाँ से आएगा, किस यूनिट में से कितनी चीज़ें आएंगी, और देन हम बात करेंगे कि हाउ टू प्रेजेंट पेपर। पेपर की प्रेजेंटेशन किस तरह की होनी चाहिए। पेपर आपको पैटर्न पता चल गया है। अब आपने जब हर क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, आप लेटर लिखोगे या आप कोई भी चीज़ और लिखते हो, ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस हैं या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपने हर क्वेश्चन अटेम्प्ट किस तरह करना है। ठीक है, प्रेजेंटेशन के बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं। अगर आपका पेपर अच्छा उस प्रेजेंट हुआ हो, अच्छी उसकी प्रेजेंटेशन हो, तो बेटे आपके मार्क्स जो हैं वो फुल भी आ सकते हैं इंग्लिश में। तो प्रेजेंटेशन के ऊपर भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। यही नहीं कि गंदा मंदा पेपर करके बस ऐसे एग्जामिनर पे जो है ना एहसान करके आ जाना है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ भी आप लिखो वो क्लियर हो, एग्जामिनर को फ़ौरन से पहले जो है वो क्वेश्चन जो आपका है उसका आंसर नज़र आए। मतलब बहुत नीट एंड क्लीन आपका जो पेपर है उसकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। किस तरह से आप पेपर प्रेजेंट करेंगे, हम आज के लेक्चर में डिटेल से उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो बात मैं करूँगी डैट इज़ पेपर स्कीम, कि आपका जो पेपर है इंग्लिश का, डैट इज़ योर कंपल्सरी पेपर, उसकी स्कीम क्या है। हम पहले इसकी स्कीम की तरफ आएंगे। सबसे पहले उस दिन मैंने आपको क्या बताया था कि बेटे आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है डैट इज, हमने क्या कहा था कि ये मैक्सिमम मार्क्स जो हैं इसके 19 होंगे फर्स्ट क्वेश्चन के, और इसके कितने पार्ट्स होंगे, टोटल इसके 4 पार्ट्स होंगे, ए बी सी एंड डी। और ये जो आपका पेपर होगा दिस इज़ नोन एज ऑब्जेक्टिव टाइप, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और आपके इसमें क्या आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे। पता चल गया था ना उस दिन, ये तो मैंने आपको उस दिन बता दिया था ना, फर्स्ट क्वेश्चन यही पेपर था जो आज आपके सामने पड़ा हुआ है, यही हमने उस दिन राइट किया था। अच्छा, सबसे पहले इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आपके पास कितने मैक्सिमम मार्क्स हैं, इसके 19 हैं। और मैंने आपको बताया था कि ए पार्ट है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, सबके मार्क्स भी मैंने आपको यहाँ पे अलग अलग बता दिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन का जो पार्ट ए होगा बेटे, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल्स। ये आपकी इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन में से आएंगे। किस में से आएंगे, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, जो पीटीबी की आपकी बुक है ये उसमें से आएंगे। याद रहेगा ना बेटे, कहाँ से आएंगे ये, इंग्लिश, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ ताकि आप, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। ठीक है, आपने अपनी ग्रामर और जो कंपोजिशन की बुक है उसमें से ये आपके आएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो बी पार्ट है हमारा, जो 4 मार्क्स का था, चूज द करेक्ट, ठीक है, चूज द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग एंड फिल अप द बबल्स। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी टेक्स्ट बुक है जो इस टाइम मेरे सामने पड़ी हुई है, आपको जो नज़र आ रही है इस टाइम, दिस इज़ योर टेक्स्ट बुक्स। और ये पीटीबी की बुक है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। ये जो बेटे अभी आपको शो हो रही है, जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है, दूसरा पार्ट यानी कि बी पार्ट, जिसमें आपने स्पेलिंग्स जो हैं उनको देखना है और जो आपका करेक्ट स्पेलिंग है उसको आपने चूज़ करना है। तो स्पेलिंग आपके इस बुक में से आएंगे। ठीक है, और ये टोटल क्वेश्चन कितना था, 2 मार्क्स का था, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुई है 2+2 की। किसकी, 2+2 की। टोटल कितने हैं, 4 MCQs। मैंने क्या कहा, 2 और 2, 2+2 की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। पहले 2 क्वेश्चन जो आपके स्पेलिंग होंगे ना बेटे, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, 3, 4 एंड 6 से आएंगे। किससे आएंगे, 6 से आएंगे। 5 नहीं, मैंने यहाँ पे बोला 5 से कोई स्पेलिंग नहीं आएगा। पहले 2 स्पेलिंग किस यूनिट से आएंगे, यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 6 से आएंगे। नेक्स्ट 2 जो आपके स्पेलिंग है वो कहाँ से आएंगे, वो आएंगे यूनिट नंबर 7, 9 एंड 11 से। मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ ताकि अगर कोई कंफ्यूजन है तो बेटे वो भी आपकी क्लियर हो जाए। पहले 2 स्पेलिंग कहाँ से आएंगे, यूनिट नंबर 1, 2,
3, 4 एंड 6 से, देखो यहाँ पे 5 मैंने नहीं राइट किया, 5 से कोई भी स्पेलिंग नहीं आएगा। उसके बाद जो अगले दो स्पेलिंग्स हैं, टोटल 4 है ना ये एमसीक्यूज, अगले दो स्पेलिंग जो हैं वो यूनिट नंबर 7 से, 9 से और 11 से आएंगे। इसके अलावा प्लस रिव्यू जो हमारे होते हैं डिफरेंट टाइप के, उनसे भी जो है ये आ सकते हैं। क्लियर हो गया बेटे। एक चीज़ और यहाँ पे याद रखनी है कि जो पहले दो स्पेलिंग्स है ना वो यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 और 6 यूनिट से आएंगे। इसके अलावा इसमें आप शायद बेटे इसमें एक और चीज़ भी इंक्लूड करो, प्लस रिव्यू 1 भी इसमें इंक्लूड है। इसी तरह जो नेक्स्ट टू स्पेलिंग है उसमें कौन से यूनिट शामिल हैं, 7, 9 एंड 11 प्लस रिव्यू नंबर 2। क्लियर हो गया। बी पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम मूव करते हैं अपने सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट हमारा क्या है, ये भी एमसीक्यूज थे। ये क्या थे, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड एंड फिल अप द बबल। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, टोटली कितने थे, 5 मार्क्स थे, 2 + 3। ठीक है, यानी कि 2 एक जगह से आएंगे और 3 एमसीक्यूज एक जगह से आएंगे। जो पहले 2 एमसीक्यूज आएंगे वो आएंगे, ये क्वेश्चन जो है ना सी पार्ट, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में से आएगा बेटे। टेक्स्ट बुक जो इस टाइम आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, ये वाली बुक, इस बुक में से आपका पार्ट सी आएगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है कि पहले 2 एमसीक्यू जो हैं बेटे ये आपके यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 और 6 से आएंगे, प्लस रिव्यू 1 भी इसके अंदर इंक्लूड है। और जो अगले नेक्स्ट 3 एमसीक्यूज हैं वो कहाँ से आएंगे, वो आएंगे यूनिट नंबर 7, 9, 11 प्लस रिव्यू नंबर 2। ठीक है, और यहाँ पे आपके सिलेबस में यूनिट नंबर 5 जो है वो इंक्लूड नहीं है। इसी तरह 7, 9 और 11 में यूनिट नंबर, यहाँ पे देखो मैंने 8 भी मेंशन नहीं किया और 10 भी मेंशन नहीं किया। 8 में से और 10 में से भी कोई एमसीक्यूज नहीं आ रहे। ठीक है, जो चीज़ मैंने आपको बता दिया ना कि उसमें से नहीं आना, तो आप लोग जो है वो ज़्यादा अपने आप को ब्रिलियंट समझ के ना कि नहीं मैं तो वो भी कर लूँगा, अपना टाइम वेस्ट करोगे। मैं आपको बिल्कुल 100% राइट बता रही हूँ बेटे, ये यूनिट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इन यूनिट में से आपके जो है वो कोई एमसीक्यूज नहीं आने। इज डेट क्लियर। यहाँ पे भी मैंने यूनिट नंबर 5 नहीं मेंशन किया, यहाँ पे भी मेंशन नहीं किया, यहाँ पे भी मैंने 8 एंड 10 नहीं लिखा, यहाँ पे भी मैंने 8 और 10 को मेंशन नहीं किया। आगे बात करते हैं बेटे, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो लास्ट पार्ट है पार्ट डी, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर एंड फिल अप द बबल। ये वाला जो क्वेश्चन है, जो लास्ट पार्ट है पार्ट डी बेटे 5 मार्क्स का, इसकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ये आपकी जो इंटायर बुक है, पूरी बुक, ठीक है, टेक्स्ट बुक जो इंग्लिश की है, एक्सेप्ट यूनिट 5, 8 एंड 10, यानी कि 5, 8 और 10 यूनिट के अलावा पूरी टेक्स्ट बुक। इसके अलावा बेटे कंपोजिशन की बुक जो आपकी पीटीबी की ग्रामर की बुक आपको आपके सिलेबस में शामिल है, उसमें से, इसमें से भी और उसमें से भी, दोनों बुक्स में से कंबाइन होके आपका पार्ट डी बनेगा। और इसके टोटल मार्क्स कितने होंगे, 5 होंगे। यानी कि देखो ऊपर ग्रामर की बुक थी, नीचे दोनों टेक्स्ट बुक्स थी। जो डी पार्ट था वो इन दोनों बुक्स में से मिलके बनेगा और इसमें कोई इस तरह की स्कीम में जो है वो आपको मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताई। क्लियर हो गया। ये हमारा पहला सेक्शन जो है डैट इज़ ऑब्जेक्टिव पार्ट बेटे कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने सेक्शन नंबर जो हमारा दूसरा पेपर आपको दिया जाएगा डैट इज़ सब्जेक्टिव पेपर जो दिया जाएगा, उसकी तरफ हम चलेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं और आपने इनमें से एनी 3 टोटल क्वेश्चन आपको यहाँ पे कितने दिए हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए हमारा था, मैंने आपको उस दिन बताया था, आपने इनके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। टोटल आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपने उसमें से 3 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं और इनके टोटल मार्क्स कितने हैं, 6 हैं। अब यहाँ पे जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह है बेटे, आपको ने याद रखनी है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है 3 और हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल मार्क्स कितने हैं, 6 हैं, 3 + 3 होंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले जो 3 क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आएंगे, वो आपके आएंगे यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 एंड रिव्यू 1। यानी कि ये जो 3 क्वेश्चन है ना, पहले 3 टोटल यहाँ पे एक छोटा सा, शायद मेरे ख्याल से मैं एक चीज़ आप लोगों को अभी इस टाइम, उस दिन नहीं, लास्ट लेक्चर में, अभी शायद मैंने एक चीज़ मुझे लग रहा है स्लिप ऑफ टंग की वजह से गलत बोल गई हूँ।
ये बेटे आपके जो है ये टोटल कितने क्वेश्चन है, ये टोटल 5 क्वेश्चन है और आपने इसमें से कितने अटेम्प्ट करने हैं, 3। देखो मैंने 5 लिखा हुआ ना, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन होंगे, आप में इसमें से 3 अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। टोटल नंबर कितने हैं इसके, 6 हैं। अब मैं आपको स्कीम बता रही हूँ। जो पहले 3 क्वेश्चन है ना बेटे, फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है वो यूनिट नंबर 1 2 3 4 6 प्लस रिव्यू 1 में से आएंगे, ठीक है, रिव्यू 1 में से आएंगे। इसी तरह जो लास्ट 2 क्वेश्चन हैं वो कहाँ से आएंगे, वो आएंगे यूनिट नंबर 7 9 11 प्लस रिव्यू 2 से आएंगे। क्लियर हो गया कंसेप्ट, समझ आ गई इसकी मैंने क्या बोला। टोटल 5 क्वेश्चन है, आपने इसमें से कोई से 3 अटैम्प्ट करने हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। स्कीम के अकॉर्डिंगली पहले 3 क्वेश्चन जो हैं वो यूनिट नंबर 1 2 3 4 6 प्लस रिव्यू 1 से आएंगे और 4 और 5 जो है वो कहाँ से आएगा, यूनिट नंबर 7 से 9 से 11 से प्लस रिव्यू नंबर 2 में से आएगा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स थे, उस दिन ही मैंने आपको बताया था, एक पार्ट ए होगा और एक पार्ट बी होगा, ठीक है। पार्ट बी में ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है इसके 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ए पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी अगर आपको याद हो, मैंने आपको उस दिन बताया था कि हमारे पास 2 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। क्या होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। और इस केस में बेटे आपके पास 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपने उनमें से कोई एक अटैम्प्ट करना है। क्या करना है, एक अटैम्प्ट करना है, एक ही आपके पास चॉइस है, ठीक है। और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि ये देखो एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है, तो आपने यहाँ पे 1 या 2 नंबर का आंसर लिख के नहीं आना, बल्कि इसका डिटेल आंसर लिखना है। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्कीम सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट ऐसा है, डैट इज यूनिट नंबर 11। कौन सा यूनिट, यूनिट नंबर 11। यूनिट नंबर 11 प्लस रिव्यू 2 प्लस रिव्यू 2, ठीक है। रिव्यू 2 में से या यूनिट नंबर 11 में से ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं। इसलिए आपने ये वाला क्वेश्चन जो है इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, अच्छा खासा इसको आप लोग याद करो बेटे। ये थोड़े मार्क्स नहीं है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसका डिटेल आंसर जो है वो लिखना है। नेक्स्ट चलते हैं आगे सेक्शन नंबर 2 की तरफ। सेक्शन नंबर 2 की तरफ आओ तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू और रीराइट इनटू सिंपल इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे आपके पास टोटल जो है हमारे पास कितने पैराग्राफ थे, टोटल 3 पैराग्राफ आपको दिए जाएंगे। आपके पास चॉइस होगी, आपने कोई से 2 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करनी है। किसकी करनी है, 2 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करनी है। 4 मार्क्स की ट्रांसलेशन है, टोटल मार्क्स कितने हैं, 8 हैं। यहाँ पे अगर हम अब देखें तो ये जो है, अच्छा बेटे यहाँ पे आपके पास 3 पैराग्राफ है ना, आपने कोई से 2 अटैम्प्ट करने हैं। पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली जो डिस्ट्रीब्यूशन है बेटे, यूनिट नंबर यहाँ पे मैं लिखती हूँ, यूनिट नंबर 1 2 3 4 एंड 6, ठीक है। यूनिट नंबर कौन कौन से यूनिट्स मैंने यहाँ पे राइट किए हैं, 1 2 3 4 एंड 6। इन यूनिट्स में से हमारे पास कितने पैराग्राफ आएंगे, 2 पैराग्राफ आएंगे। इसी तरह यूनिट नंबर जो आपका होगा 7 एंड 9, 7 एंड 9 में से हमारे पास बेटे कितने पैराग्राफ आएंगे, 1 पैराग्राफ। टोटल 3 पैराग्राफ है ना आपको यहाँ पे दिए गए। ये देखिए मैंने बताया था ना उस दिन के टोटल 3 पैराग्राफ होंगे, आपने 2 की ट्रांसलेशन करनी है। अब पैराग्राफ की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है, अकॉर्डिंग टू योर स्कीम 2 पैराग्राफ जो हैं वो यूनिट नंबर 1 2 3 4 एंड 6, ये टोटल 5 यूनिट्स हैं, इनमें से 2 पैराग्राफ आएंगे। यूनिट नंबर 7 और 9 में से 1 पैराग्राफ आएगा। क्लियर हो गया। या इस क्वेश्चन में आपके पास चॉइस होती है कि राइट 2 पैराग्राफ, आपको जो है वो टॉपिक दिया जाता है, उन टॉपिक्स पे आपने जो है वो पैराग्राफ राइट करना होता है। लेकिन बेटे आप लोग कोशिश करना कि आप लोग जो है वो ट्रांसलेशन वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, उसमें आपके ज़्यादा मार्क्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको क्या बताया था उस दिन, समरी ऑफ द पोएम।
आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है समरी आती है, या आपके पास क्या आता है, स्टंजा आता है विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। 4 में आपके पास चॉइस होती है, या तो आपकी समरी आपने अटेम्प्ट करनी है, या आपने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखना है, यानी कि आपको जो पोइम की लाइंस दी जाएंगी उनको आपने एक्सप्लेन कर दें विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, आप वहाँ पे पोइट का नाम भी लिखते हो और आप स्टोरी भी पोइम भी मेंशन करते हो कि ये स्टंजा जो है वो किस पोइम से लिया गया है। अकॉर्डिंग टू योर चॉइस है, आपके पास चॉइस है कि आपने समरी लिखनी है या आपने पैराफ्रेजिंग करनी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का था बेटे। इसमें कोई जो है वो स्कीम नहीं है। आपकी बुक में छोटी सी तो इंग्लिश की बुक है, उसमें ऑलरेडी 2 ही तो पोइम्स दी हुई हैं। ठीक है, वो दोनों की दोनों पोइम्स आपने बहुत अच्छी तरह से करनी है। आपके पास जो भी ग्रामर है इस टाइम, ठीक है, आपके पास चाहे पीटीबी की ग्रामर है या और भी बहुत सारे राइटर्स की जो हैं वो ग्रामर्स होती हैं, और अक्सर ग्रामर्स मैंने देखी हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं बेटे उनके पास ग्रामर होती है, उस पर ना समरी पे लिखा होता है फॉर एवरेज स्टूडेंट और फॉर ब्रिलियंट स्टूडेंट। ठीक है, दो तरह से समरी दी होती है। तो आपने कोशिश करनी है, या तो होता ना कि हमारे पास कोई 10 पोइम्स होती तो हमें प्रॉब्लम होता, हम छोटी छोटी समरीज याद कर लेते, सिर्फ 2 पोइम्स है, ओनली 2। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि वो जो समरी आपको दी हुई है ना फॉर ब्रिलियंट स्टूडेंट, आप वो वाली समरी याद करें। जो डिटेल समरी आपको दी हुई है वही आपने याद करनी है और वही आपने अपने पेपर में लिखनी है। जितनी अच्छी आप समरी लिखोगे उतना ही इंशाल्लाह आपके जो हैं वो 5 आउट ऑफ 5 यहाँ पे मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पे कोई ऐसी स्कीम नहीं है, दोनों की दोनों पॉइंट्स जो हैं उनकी समरी आपने अच्छी तरह से याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। यूज, हमने यहाँ पे क्या देखा था, यूज एनी 5 आउट ऑफ 8 वर्ड फ्रेजेस इडियम्स इन योर सेंटेंसेस। ठीक है, आपके पास यहाँ पे टोटल 8 वर्ड्स होंगे, फ्रेजेस होंगे या इडियम्स होंगे, आपने उनमें से 5 जो है उनके सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, अब ये सेंटेंसेस कहाँ से आएंगे बेटे, ये सेंटेंसेस आपके यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 और रिव्यू 1 से आएंगे। 3 वर्ड्स, फ्रेजेस या इडियम्स, 3 यानी कि 1, 2, 3 जो है वो कहाँ से आएंगे, मैंने क्या बता दिया, यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 प्लस रिव्यू 1 में से कितने आएंगे टोटल हमारे पास, यहाँ पे 3 वर्ड्स आएंगे। कितने आएंगे, 3 वर्ड्स। यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस रिव्यू 1 में से हमारे पास 3 वर्ड्स आएंगे, 3 फ्रेजेस आएंगे या 3 ईडियम्स आएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 5, टोटल हमारे पास 8 वर्ड्स है ना, 3 तो ये आ गए और जो बाकी 5 बच गए हैं वो कहाँ से आएंगे, वो आएंगे यूनिट नंबर 7 से, 9 से, 11 से प्लस रिव्यू 2 से। ठीक है, इन यूनिट से टोटल 5 होंगे, इन यूनिट से टोटल 3 होंगे, तो ये कितने कंप्लीट हो गए, ये हमारे पास 8 कंप्लीट हो गए। ठीक है, ये इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। इन यूनिट्स में से 3 वर्ड्स आने हैं, इनमें से कितने आने हैं, 5 आने हैं, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। और आपने अटैम्प्ट कितने करने हैं बेटे, 5 करने हैं, इसलिए इनको भी आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। स्पेशली आपकी एक्सरसाइज के एंड पे, यानी कि जहाँ से आपका लेसन ख़त्म होता है बिल्कुल उसके एंड पे एक्सरसाइज में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनको तो आपने कभी भी नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ठीक है, अच्छी तरह से उनको आपने प्रिपेयर करना है और वही 5 अटैम्प्ट करके आना जिनका आपको श्योर हो कि मैं जो है वो सही आंसर लिख रही हूँ। एक्स्ट्रा अटैम्प्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा अटैम्प्ट मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आपके पास यहाँ पे चॉइस आएगी लेटर, स्टोरी और डायलॉग, 3 चीज़ें हैं। अब क्या 3 आती हैं या 2 आती हैं, ये किसकी मर्जी है, ये है बोर्ड की मर्जी, दिस इज़ नॉट योर चॉइस। 3 चीज़ें भी आ सकती हैं, 2 भी आ सकती हैं। आपने करनी कितनी है अटैम्प्ट, एक चीज़ अटैम्प्ट करनी है। इसलिए अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, मेरी ओपिनियन के मुताबिक बेटे आप कोई सी 2 चीज़ें कर लो, ताकि अगर आपके पेपर में 2 चीज़ें आ जाती हैं तो वहाँ पे आपको बैठ के रोना ना पड़े, आप बैठ के वहाँ पे कंफ्यूज ना हो। मतलब आप लोग ना लेटर और स्टोरी कर लो। ठीक है, अगर इनके स्टोरी या डायलॉग आता है तब भी आपको स्टोरी आती होगी, या अगर आपके पास लेटर या डायलॉग आता है तब भी आपको लेटर आता होगा। यानी कि 2 चीज़ें आप लोग कर लो अच्छी तरह से प्रिपेयर, लेटर कर लो और स्टोरी कर लो, वो ज़्यादा इजी होते हैं। डायलॉग में तो बाज़ औक़ात हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि इस डायलॉग के अंदर हमने क्या लिखना है। ठीक है, डायलॉग अटैम्प्ट करना ज़रा
मुश्किल होता है। तो ये पेपर जो बोर्ड है उनकी अपनी चॉइस है कि वो आपको 3 चीज़ें दे दें और उनमें चॉइस दे दें, या वो आपको कोई सी 2 चीज़ें दे दें और उनमें से आपको चॉइस दे दें कि आपने कोई एक यहाँ पे अटैम्प्ट करनी है। क्लियर हो गया? और ये जो है 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये कहाँ से आएगा? ये आपकी इंग्लिश की ग्रामर और कंपोजिशन जो पीटीबी की बुक है उसमें से बेटे आएंगे। पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो ग्रामर की बुक है आप लोगों की, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं वही टॉपिक सारे आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं और वो सारे के सारे आपने यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया? रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन इन द एंड। आपके पास यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे, पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ को आपने रीड करना है और उसी में से आंसर फाइंड आउट करके उनका रिप्लाई करना है, उनका आंसर देना है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं बता दूँ, अक्सर बच्चे जस्ट लाइक 1 और 2 क्लास क्या करते हैं, जो चीज़ पैराग्राफ में लिखी हुई है सेम की सेम वैसी लिखाते हैं। वैसे नहीं लिखनी, थोड़ा सारा उसको अपनी वर्डिंग में उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो। कोशिश करनी है कि अपनी वर्डिंग्स में जो है अपने दिमाग से थोड़ा सारा आपने हू बहू लकीर की फ़कीर वाली बात नहीं करनी कि जो उधर लिखा है वही मैं लिखा हूँ। उसको थोड़ा सारा चेंज करके डिटेल में अपनी वर्डिंग्स में जो है वो आंसर देने की आपने कोशिश करनी है। 5 क्वेश्चन होंगे, 5 के 5 ही आपने अटैम्प्ट करने होंगे। और ये कहाँ से आएगा पैसेज, ये मेन पॉइंट है। ये पैसेज आपका आएगा इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन जो पीटीबी की बुक है आपकी, ठीक है, उसमें से आएंगे। जैसे ये पीटीबी की बुक है ना, इसलिए मेरे पास पड़ी हुई, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर, उस बुक पे भी यही राइट लिखा किया हुआ है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। उस बुक में से आपने अपनी तैयारी करनी है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका? ट्रांसलेट एनी 5 सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। उर्दू में आपको कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे। टोटल सेंटेंसेस कितने होंगे? 8 होंगे। और इन 8 में से आपने कितने करने हैं बेटे? 5 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। आपके पास 3 सेंटेंसेस की चॉइस होगी, ठीक है। कितनी चॉइस होगी? 3 सेंटेंसेस की चॉइस होगी। और यहाँ पे जो बेटे सेंटेंसेस आएंगे जनरली तकरीबन 60% अप टू 70% सेंटेंसेस जो हैं वो अगेन आपकी पीटीबी की इंग्लिश की ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक में से आते हैं। इसके अलावा भी आ सकते हैं, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ट्रांसलेशन किस तरह से करते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन को अच्छी तरह से समझो और उसको देखो कि ट्रांसलेशन कैसे करनी है, ठीक है। इसमें कोई वो सीन नहीं है कि हू बहू रट्टे रटाए सेंटेंस आ जाएंगे, लेकिन चांसेस होते हैं कि ज़्यादातर सेंटेंसेस जो हैं वो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन जो पीटीबी की है उसमें से आते हैं, लेकिन इसके अलावा उससे बाहर से भी आ सकते हैं, ठीक है। टोटल कितने होंगे? 8 होंगे। आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका आता है, इसमें चॉइस भी होती है, राइट 10 सेंटेंसेज। आपको एक कोई टॉपिक दे देते हैं, उसके ऊपर आपने 10 सेंटेंसेस लिखने होते हैं और ये भी 5 मार्क्स का होता है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा आता है चेंज द वॉइसेस। इसमें कोई चॉइस आपके पास नहीं होती। टोटल 5 वॉइसेस आपको दी जाती हैं, 5 की 5 बेटे आपने अटैम्प्ट करनी है, कोई चॉइस नहीं है। और ये वॉइसेस भी तकरीबन 50% अप टू 60% कहाँ से आती हैं? आपकी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की जो बुक है, पीटीबी की जो बुक है उसमें से आएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? तो हमारे पेपर के टोटल 9 क्वेश्चन है। 9 के 9 क्वेश्चंस की जो मार्क की डिस्ट्रीब्यूशन थी, इसके अलावा ये कहाँ कहाँ से आएंगे बेटे, मैंने कोशिश की है कि आप लोगों का कंसेप्ट सारा स्कीम जो है वो उसका क्लियर करूँ। और आई होप कि अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कौन सा क्वेश्चन किस यूनिट से आएगा, कहाँ से आएगा। ये अक्सर माइंड में क्वेश्चन होता है ना कि मैम ये क्वेश्चन कहाँ से आना है, ये किधर से आना है, तो वो सारा मैंने आज आपको जो है वो बता दिया। इसी पैटर्न को, इसी स्कीम को फॉलो करना है आपने। इसी को फॉलो करते हुए आप अपने इंग्लिश के पेपर की तैयारी करो। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको पेपर की प्रेजेंटेशन बताऊंगी कि आपने हर क्वेश्चन अपना किस तरह से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और मुझे यहीं पे इजाज़त दो, इस उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ कि आप लोगों का पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो। आमीन बेटे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़ 9 क्लास। टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।